जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो है पैथोलॉजी। जैसा कल हमने फिजियोलॉजी पढ़ा था, ठीक उसी तरह आज पैथोलॉजी पढ़ेंगे। अगर एक वर्ड में हमें डेफिनेशन देना है कि पैथोलॉजी क्या है, तो हम कहेंगे कि ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी इज पैथोलॉजी। ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी का, जब प्रॉब्लम होता है हमारे बॉडी में, जो नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होता है, तब उसको हम लोग कहते हैं पैथोलॉजी। और उसको हम लोग ये जो सब्जेक्ट है पैथोलॉजी के अंडर में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सेल्स, मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स या फिर होल बॉडी। तो पूरे सिस्टम में वो एक सेल हो सकता है या पूरे बॉडी, टोटल बॉडी हो सकता है। यहाँ पे अगर मॉर्फोलॉजी मतलब एक वे में स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर हो रहा है, तो वो हम लोग पैथोलॉजी के अंडर में स्टडी करते हैं। अब जब हम लोग स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे फंक्शनल चेंजेस भी होगा। जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि अगर मेरा 5 उंगली की जगह पे 10 उंगली होगा, तो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, लेकिन उसके साथ साथ फंक्शन में भी डिफरेंस हो जाएगा, काम ठीक से नहीं होगा। या फिर 5 उंगली की जगह पे सिर्फ 2 उंगली रह जाए, तब भी स्ट्रक्चरल चेंज तो हुआ, लेकिन उसके साथ उस पर्टिकुलर ऑर्गन का जो काम करने का जो पावर है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह रहे थे कि डेफिनेशन ऑफ पैथोलॉजी में ये स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चरल चेंजेस इन आवर बॉडी, ये पढ़ते हैं यहाँ पर। अब ये जो पैथोलॉजी वर्ड है, इसको अगर हम इसका मीनिंग अगर जानने की कोशिश करेंगे, तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है। पहला है पैथोस, जिसका लैटिन मीनिंग है सफरिंग या फिर डिजीज, और है लोगोस, जिसका मतलब है स्टडी करना या फिर जानना उसके बारे में। तो क्योंकि हम इस सब्जेक्ट में किसी डिजीज के बारे में जान रहे हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम दिया गया है पैथोलॉजी। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इस पैथोलॉजी मतलब जब पैथोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे या फिर पैथोलॉजी बुक लेके मान लीजिए हम लोग बैठ गए, अब पैथोलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे हमें क्या मिलने वाला है? वहां पर हम लोग 4 चीजें पढ़ेंगे। डिजीज के बारे में 4 इंपॉर्टेंट चीज वहां पे बोला हुआ रहेगा। पहला है कॉज, डिजीज का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज, डिजीजটা বা রোগটার কারণ কি। दूसरा, जो डिजीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो कैसे डेवलप हो रहा है हमारे बॉडी में या फिर पेशेंट के बॉडी में, मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट। तो डिजीज कैसे फैलता है या फिर कैसे बढ़ रहा है हमारे बॉडी में, उसके बारे में जान रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम पैथोजेनेसिस भी कहते हैं। अब डेवलपमेंट जब पढ़ेंगे, उसके साथ साथ क्या होगा, स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशंस या फिर एनाटॉमिकल चेंजेस, ये भी पढ़ना पड़ेगा। अब जब एनाटॉमिकल चेंजेस या फिर स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद आएगा फंक्शनल चेंजेस। और ये जो 4 फैक्टर्स हमने कहा, ये हमारा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इन चारों में से कौन सा पार्ट पेशेंट हमारे पास लेके आएगा? ये फंक्शनल ऑल्टरेशंस। एक इंसान को अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, तभी वो डॉक्टर के पास जाएगा दिखाने। वो पेशेंट तब नहीं जाएगा जब उसके बॉडी के अंदर में वायरस या फिर बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया। वो सोचेगा ठीक है चलो बुखार हो गया, 2 दिन बाद चले जाएंगे या फिर खुद से ठीक हो जाएगा। पेशेंट के बॉडी में जब ये डिजीज डेवलप कर रहा है, मतलब जब पैथोजेनेसिस, ये जो प्रोसेस है सेकेंड वाला, ये फैल रहा है, तब भी जनरली पेशेंट नहीं जाता डॉक्टर के पास कि चलो अभी तो छोटा मोटा डिजीज है, हम लोग इसको सहन कर पा रहे हैं, तो जब बड़ा हो जाएगा तब जाएंगे डॉक्टर के पास। फॉर एग्जाम्पल कि खांसी हो रहा है, सांस लेने में थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा है, थोड़ा बहुत बुखार आया है, तब भी डॉक्टर के पास नहीं गए, घर में बैठे हैं। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे इंटरनल स्ट्रक्चरल चेंजेस होना स्टार्ट होगा। जो मेरा लंग्स था, जो एक बैलून जैसा था, अंदर हवा भरा हुआ,
उसमें अब हवा की जगह पे पानी भरने लग गया, म्यूकस जमने लग गया, तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है। गैस से लिक्विड बन गया, तब भी हम लोग डॉक्टर के पास नहीं गए। चलो अभी क्या हो रहा है, अंदर तो साउंड हो रहा है ना, खांसी में होता है बहुत लोगों को कि जब सांस लेंगे तो अंदर बबलिंग साउंड होता है। जैसे मान लीजिए एक गिलास लेके और स्ट्रॉ लेके अगर हवा ब्लो करेंगे तो पानी में बुलबुले का आवाज होता है ना एक, ठीक उसी तरह बहुत पेशेंट के लंग्स में साउंड होता है ऐसा। हाँ স্যার बोलो। ভালো শোনা যাচ্ছে না স্যার, आपका কেটে কেটে যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে না। शायद आपके कनेक्शन का वहां पे प्रॉब्लम है, आप थोड़ा आपका नेटवर्क देखिए। ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरे पास रिकॉर्डिंग रहेगा, मैं वो शेयर कर दूंगा सबके साथ। अच्छा, तो जब स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है तब भी हम लोग पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाता है। डॉक्टर के पास कब जाएगा, जब उसको एक्चुअली में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, और इतना होगा कि वो अब घर में बैठ के वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तब डॉक्टर के पास जाएगा या फिर वो लोग हॉस्पिटल में जाएंगे। तब जो डॉक्टर या फिर मेडिकल प्रोफेशनल पेशेंट को देखेगा, उनको क्या नजर आएगा, सबसे पहले फंक्शनल ऑल्टरेशन। अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, अगर लंग्स में प्रॉब्लम है तो लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो फंक्शनल ऑल्टरेशन या फिर काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तब जाके हमारे पास आएगा। और वही चीज हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हम लोगों को मिलता है साइंस एंड सिम्टम्स के माध्यम से। ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है, ये जो फंक्शनल चेंजेस हुआ है, मतलब एक इंसान सांस नहीं ले पा रहा है, ब्रीदिंग डिस्ट्रेस हो रहा है, जब मेरे पास आएगा इमरजेंसी में, तब क्या देखूंगा मैं, उनका हार्ट चेक करूंगा, प्रॉब्लम हार्ट से तो नहीं आ रहा है, उनका लंग्स चेक करूंगा, लंग्स की वजह से तो नहीं हो रहा है, या फिर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम चेक करूंगा, गैस की वजह से तो नहीं हो रहा है, या फिर उसका जो ब्रेन फंक्शन है वो देखूंगा कि ब्रेन की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो 4 चीजों को देखना है कि किस वजह से ये फंक्शनल ऑल्टरेशन हो रहा है। मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर ऑर्गन मिल गया, फॉर एग्जांपल लंग्स में मुझे प्रॉब्लम मिला, तो स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन जो हुआ है वो लंग्स में हुआ है। अब लंग्स में जब हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस मिल गया डायग्नोसिस करके ऑफ कोर्स, तो वहां से हम लोग प्रेडिक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये डिजीज हुआ कैसे, क्योंकि उसके साथ साथ हमें कॉज को भी ढूंढना है कि किस वजह से हुआ। तो ये टोटल जो 4 फैक्टर्स है, ये 4 फैक्टर्स हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ते हैं इस पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर में। अब ये कॉज ढूंढने के लिए हमें शायद कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट का हेल्प लेना पड़ता है, लेकिन वो डायरेक्टली ये पैथोलॉजी सब्जेक्ट में आपको नहीं मिलेगा, वो एसोसिएटेड पार्ट है। तो ये बात क्लियर हुआ कि हम लोग पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंडर में डिजीज के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। Yes, sir. अच्छा, तो Sir, these all 4 will be mentioned in our pathology book. हाँ, अगर प्रॉपर पैथोलॉजी बुक हुआ, जो कि एक्चुअली डॉक्टर्स एमबीबीएस एमडी या फिर बीएचएमएस पढ़ते हैं, वैसे अगर बुक लेंगे तो उसमें ये कॉज, मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट, पैथोजेनेसिस, एनाटॉमिकल चेंजेस और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इस 4 प्रोसेस से वहां पे दिया हुआ रहता है, मतलब फंक्शनल ऑल्टरेशंस। और कुछ मतलब पैथोलॉजी बुक्स रहता है जो कि ना मतलब उतना हेल्पफुल नहीं होगा, वहां पे डिजीज डायग्नोसिस के बारे में लिखा हुआ है, मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। तो मैं बुक्स का नाम बता दूंगा आप लोगों को, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो वो फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे पढ़ा जाएगा वहीं से भी आप देख सकते हैं। Okay, thank you, sir. हाँ, जिनको चाहिए तो उनको मैं बुक के बारे में बता दूंगा। और सबसे बेहतर होगा अगर आप इंग्लिश राइटर का बुक पढ़े, क्योंकि हिंदी और बंगाली में इतना अच्छा बुक नहीं है। मतलब एग्जाम पास करने के लिए आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस में आपका कोई काम नहीं आएगा, आपको दोबारा इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा फिर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी किसी डिजीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिजीज डायग्नोसिस के बारे में अगर बात करेंगे तो वो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में आएगा। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो सब्जेक्ट है वो होता है डिजीज डायग्नोसिस करने का तरीका प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में होता है। वहां पर भी एक मिसकंसेप्शन है कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में दवाई के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे बुक आपको मिल जाएंगे जहां पे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन खोलेंगे तो डिजीज के नाम के नीचे आपका दवाई लिखा हुआ है, वो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बुक नहीं है। एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बुक के अंदर आपको डिजीज डायग्नोसिस करने का तरीका मिलेगा, हाउ टू डायग्नोसिस अ डिजीज। तो नेक्स्ट अगर आएंगे तो पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसको दो तरह से हम पढ़ सकते हैं। पहला है जनरल पैथोलॉजी और दूसरा है सिस्टेमिक पैथोलॉजी। अच्छा, एनाटॉमी क्लास में जनरल एनाटॉमी, सिस्टेमिक एनाटॉमी क्या है बताया गया था क्या? No, sir. আমাদের তো আপনি বলে দিয়েছিলেন একদম যখন ক্লাস করিয়েছিলেন। हाँ, जिन लोगों का नहीं हुआ, जो नए फर्स्ट ईयर है अभी, उन लोगों को पूछ रहा हूँ कि ऐसा डिस्टिंक्शन हुआ था क्या? No, sir. अभी तक तो नहीं हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बोल दूं सबको कि जनरल क्या है, सिस्टेमिक क्या है। जनरल मतलब सर से लेके पैर तक पूरे बॉडी में जब टोटल रिएक्शन हो रहा है उसको एक साथ लेके पढ़ रहे हैं तो वो जनरल पैथोलॉजी है। फॉर एग्जांपल बुखार, किसी को फीवर आ गया तो फीवर तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में नहीं होता। मतलब कोई किसी का ऐसा नहीं होता कि हार्ट में फीवर हुआ है ना, किसी के लंग्स में फीवर हुआ है, ऐसा नहीं होता। फीवर अगर होगा तो हेड टू टो पूरे बॉडी में होगा। तो अगर जब डिजीज स्टेट को हम लोग टोटल बॉडी में एक साथ पढ़ रहे हैं तो वो आएगा जनरल पैथोलॉजी के अंडर में। ठीक है, मान लीजिए एनीमिया, ये पूरे बॉडी में ही फैला हुआ है, उसका इफेक्ट हम लोग पूरे बॉडी में ही देख सकते हैं, तो ये इन सम वे जनरल पैथोलॉजी के अंडर में आएगा। सिस्टेमिक पैथोलॉजी का मतलब है जब भी हम डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन वो किसी स्पेसिफिक सिस्टम को लेके, मान लीजिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज है तो हार्ट के बारे में अगर पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो वो कार्डियोलॉजी में आएगा, कार्डियोपैथोलॉजी में। मान लीजिए लंग्स के बारे में कोई डिजीज पढ़ रहे हैं तो वो रेस्पिरेटरी डिजीज के अंडर में आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में जो 10 या 11 सिस्टम्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये जो सिस्टम्स है जब ये पैथोलॉजी वो सिस्टम स्पेसिफिक वे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसे कहेंगे सिस्टेमिक पैथोलॉजी। ये क्लियर हुआ? है सर। Yes. हाँ, जैसे मान लीजिए इन्फ्लेमेशन, मतलब यहाँ पे मेरा कट गया या फिर जल गया, आग लग के जल गया, या फिर कोई इंसेक्ट काट लिया तो वहां पे क्या हो जाता है, सूज जाता है ना, जगह रेड हो जाता है, स्वेल कर जाता है, पेन होता है, तो वो है मेरा इन्फ्लेमेशन। बुखार के वक्त पूरे बॉडी में ही वो चीज होता है। तो जो डिजीज मेरे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम में नहीं, पूरे बॉडी में, तब वो सारा जो डिजीज है वो हम लोग पढ़ेंगे जनरल पैथोलॉजी के अंडर में। लेकिन जब भी कोई डिजीज किसी स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम से रिलेट हो जाता है तो उसे कहेंगे सिस्टेमिक पैथोलॉजी। मान लीजिए किसी का हाथ ऐसे कांप रहा है तो वहां पे हम लोग मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे तो वो सिस्टेमिक पैथोलॉजी के अंडर में आएगा। मान लीजिए किसी का हड्डी टूट गया है तो वो ऑस्टियोलॉजी के अंडर में आएगा, तो वो भी एक टाइप का सिस्टेमिक पैथोलॉजी हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस दो तरह से हम लोग पैथोलॉजी पढ़ सकते हैं, एक है जनरल पैथोलॉजी, जनरल अप्रोच, एक है सिस्टेमिक पैथोलॉजी, स्पेसिफिक सिस्टम को लेके हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जैसे एमडीज होते हैं, एमडी डॉक्टर होते हैं, वो सारे सिस्टेमिक पैथोलॉजिस्ट के अप्रोच में पढ़ते हैं। जो कार्डियोलॉजी लेके पढ़ते हैं वो हार्ट रिलेटेड सारी चीजों को जानेगा, जो लंग्स लेके पढ़ते हैं वो लंग्स के रिलेटेड सभी चीजों को जानेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग होलिस्टिक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, बायोकेमिक, होम्योपैथी जो भी हो, होलिस्टिक सिस्टम है, हमें दोनों ही सही ढंग से जानना है। जनरल भी पढ़ना होगा, सिस्टमिक भी पढ़ना होगा।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस जगह पे कि पैथोलॉजी में क्या प्रॉब्लम होता है, कहां कहां पे प्रॉब्लम दिखाई देगा हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में जब हमारा बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है तो उसमें ये सारा जो चीज का नाम देख पा रहे हैं यहाँ पे, फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अमीनो एसिड बैलेंस, ये सब बैलेंस में काम करता है और एक दूसरे के साथ मिलके काम करता है। तभी जाके हमारा जो बॉडी है ये नॉर्मल फंक्शन कर पाएगा, हेल्दी रह पाएगा, जिसको हम फिजियोलॉजी में होम्योस्टेसिस कहते हैं। जब फिजियोलॉजी क्लास लेंगे उसमें होम्योस्टेसिस डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये समझ के रखते हैं कि होम्योस्टेसिस एक ऐसा स्टेट है जहां पे हमारा बॉडी हेल्दी है, या फिर हमारे बॉडी का जो जो काम है वो सभी काम सही ढंग से और बैलेंस में हो रहा है। तो वहां पे इन सारे कंपोनेंट्स के बीच में एक बैलेंस होना जरूरी है। मान लीजिए हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो गया, जो बायोकेमिक सॉल्ट है जो वो डिस्टर्ब हो गया, तो क्या होगा, इसके साथ जो जो डिपेंडेंट थे वो सारे डिस्टर्ब होते रहेंगे। सिचुएशन ऐसा है कि साइकिल स्टैंड में जब साइकिल रखा होता है, एक साइकिल गिर गया तो बाकी भी गिरेगा एक के बाद एक। ठीक उसी तरह हमारा बॉडी जो काम करता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक इसी तरह काम करता है। इस टोटल सिस्टम में से एक भी कंपोनेंट अगर हट गया अपने जगह से, या फिर मान लीजिए जरूरत से ज्यादा हो गया या जरूरत से कम हो गया, तब जाके क्या होगा, ये एंटायर सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स कर जाएगा। मान लीजिए किसी के बॉडी में विटामिन की कमी हो गया है, तो क्या होगा, ये विटामिन यहां से हट गया तो ये जो टोटल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये डिस्टरबेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसी तरह से जब ये टोटल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, उसी को कहते हैं हम लोग पैथोलॉजिकल स्टेट। और हम लोग पेशेंट के बॉडी के अंदर इसी चीजों को हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन चीजों में गड़बड़ी होने के कारण पेशेंट के अंदर में प्रॉब्लम हुआ है। अगर मैं बायोकेमिक सिस्टम की बात करूं तो बायोकेमिक सिस्टम का काम है कि डेफिशिएंसी को फिलअप करना। बायोकेमिक सॉल्ट जो हमारे बॉडी में काम करता है उसमें डेफिशिएंसी हो गया है, उसकी कमी हो गया है बॉडी में। मान लीजिए सोडियम नेट्राम्यूर मान लीजिए, या फिर कैल्केरिया ग्रुप, कैल्शियम, ये बॉडी में कम हो गया है, जितना रिक्वायरमेंट था उतना बॉडी को नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा, बॉडी में जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था कैल्शियम का वो ठीक से काम नहीं होगा, तो ये पूरा सिस्टम क्या होगा, धीरे धीरे डिस्टर्ब होगा वो। और अगर हम लोग उस पर्टिकुलर सिम्टम्स को बिगिनिंग में आइडेंटिफाई नहीं कर पाए या फिर नजरअंदाज कर गए, जो हम लोग करते हैं, उससे क्या होगा, ये पैथोलॉजिकल स्टेट डेवलप करने का टाइम मिल जाएगा उसे। और धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आएगा जब वो डिजीज इतना फैल जाएगा कि उसको ठीक करना भी मुश्किल हो जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूं ये मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं अभी। ये पैथोलॉजी का पहला क्लास है, इसलिए अगर किसी को लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो ये नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं है। जब एक के बाद एक क्लास करते हुए जाएंगे देखेंगे कि सब दिमाग में आ गया है, पैनिक नहीं करना है। अच्छा, इसके बाद ये तो इम्बैलेंस कैसे हो सकता है इसके बारे में एक आइडिया हमने दिया। अभी कुछ फोटो देखते हैं जो हमें डिजीज को डायग्नोसिस करने में हेल्प करेगा क्लिनिकली। सबसे पहले ये वाला, यहां पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे हाइपरट्रॉफी। ये नाम कॉपी में आप लोग नोट डाउन करके रखिए, हम बाद में डिस्कस करेंगे ये चीज क्या है डिटेल्स में। अभी इसका नाम के साथ इसका फोटो देख लेते हैं। हाइपरट्रॉफी मतलब
साइज बढ़ जाना, किसी भी ऑर्गन का जो साइज है वो नॉर्मल से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कैसे? उसका आकार बढ़ जाएगा। मान लीजिए एक ऑर्गन का साइज इतना छोटा होना चाहिए, वो इतना बड़ा हो गया है, अपना साइज में फैल गया है, तो इसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी। जैसे इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स। सेल्स का जो साइज था वो बड़ा हो गया है, इसीलिए वो ऑर्गन भी बड़ा दिख रहा है। ये डेफिनेशन क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. मान लीजिए मेरे पास एक बेलून है, इतना छोटा सा बेलून है, इतना छोटा सा बेलून, उसमें मैंने हवा भर दिया। अब हवा जब भरेंगे तो क्या होगा? वो फूल जाएगा, अपना बड़ा स्पेस ले लेगा। तो ये जो घटना घटा इसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी। तो ये जो कई लोगों हाइपरट्रॉफी, के हाँ बोलिए। कई लोगों का जैसे फैटी लिवर हो जाता है तो उसमें भी शायद यही होता है, एंड शायद हार्ट का साइज भी कई लोगों का बड़ा हुआ होता है। हाँ, वो देखना पड़ेगा कि वो हाइपरट्रॉफी की वजह से हुआ है या दूसरे किसी वजह से वो उसका साइज बड़ा हो गया है। तो पहला जो क्राइटेरिया हो सकता है, नॉर्मल से साइज बढ़ गया है तो वो हाइपरट्रॉफी। ये हाइपरट्रॉफी दो तरह का होता है। एक है फिजियोलॉजिकल, जो कि डिजीज नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने बॉडी बिल्डर का फोटो दिया है, तो जैसे हम लोग हैं, हमारे बॉडी में वही मसल है जो इनके बॉडी में है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यही है कि इन लोगों ने इतना यूज किया उस ऑर्गन को कि वो ऑर्गन का जो साइज है वो बढ़ गया, तो वो है हाइपरट्रॉफी। ये नॉर्मल है। लेकिन इस साइड में जो देखेंगे कि हार्ट का जो सेक्शन करके दिया हुआ है, यहाँ पे हार्ट का जो वॉल है ये कितना मोटा दिखाई पड़ रहा है, इसको कहते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। इस पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी को समझने के लिए इसका नेक्स्ट वाला पिक्चर देखते हैं। इसको देखिए, ये नॉर्मल हार्ट है। इस नॉर्मल हार्ट में जो एम्प्टी स्पेस है उसको देखिए कितना मतलब बड़ा स्पेस है इसमें के अंदर। लेकिन जो हाइपरट्रॉफिड हार्ट है उसमें देखिए ये स्पेस कम हो गया है। इससे क्या होगा? कार्डियक इनसफिशियंसी होगा। जितना अमाउंट ऑफ ब्लड मेरे बॉडी को चाहिए उतना ब्लड हार्ट होल्ड नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डियोजेनिक एलिमेंट्स नजर आएगा। मतलब हार्ट का जो इश्यूज है, हार्ट का जो प्रॉब्लम है, वो पेशेंट्स के अंदर में हम लोग देख पाएंगे। तो एक चीज देखिए, ये क्या हुआ? स्ट्रक्चरल चेंज। नॉर्मल ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हमें मिला कैसा? इस तरह का। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज हुआ। स्ट्रक्चर जब चेंज हुआ तब आप सोचिए कि फंक्शन भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ ब्लड ये होल्ड कर पाएगा इसमें नहीं कर पाएगा, इसमें जगह कम हो गया है। मान लीजिए मेरे बॉडी को 5 लीटर ब्लड चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 5 लीटर ब्लड चाहिए, लेकिन मेरा जो हार्ट है वो सिर्फ 2 लीटर को ही फैला पा रहा है, 2 लीटर को ही वो सप्लाई दे पा रहा है। तो बाकी 3 लीटर का जो गैप है वो कौन फिलअप करेगा? उसकी वजह से हमारे बॉडी में इफेक्ट नजर आएगा, कार्डियक फेलियर होगा। ये पिक्चर समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा, इसीलिए मैं पिक्चर दे रहा हूं पहले, कि पिक्चर देख के समझने में आसानी होगा हमें कि हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए ये तो ऐसे आपको नहीं मिलेगा, ये डेड बॉडी के ऊपर किया हुआ है, लेकिन हमारे पास कैसे आ सकता है? ये रेडियोलॉजी वाला। हमारे पास पेशेंट एक्सरे करवा के आएगा, तो ये जो पहला वाला पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये है एक्सरे ऑफ नॉर्मल हार्ट। तो आप देख सकते हैं कि व्हाइट बॉर्डर जो है ये हार्ट का जो एरिया है वो, तो उसका एक लिमिटेड स्पेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन जिसको ये हाइपरट्रॉफी हो जाता है हार्ट का, जिसको हम कार्डियोमेगाली भी कहते हैं, तो उसका स्पेस देखिए कितना बड़ा नजर आएगा। तो मान लीजिए कल आपके चेंबर में कोई पेशेंट आता है और आपको ये एक्सरे प्लेट दिखाता है, तो आपको ये आना चाहिए कि डायग्नोसिस कर पाए वो प्लेट देख के कि हार्ट में इनलार्जमेंट हुआ है या नहीं। ठीक है,
और एक चीज हमें ध्यान रखना है कि हम कभी भी रिपोर्ट में वो जो पेपर देता है ना हमें इंप्रेशन लिखा हुआ, वो कभी नहीं पढ़ेंगे। हम आइदर फोटोग्राफिक प्लेट को देखेंगे या ईसीजी ग्राफ को देखेंगे, उसको देखकर हम डिसीजन लेंगे, क्योंकि अक्सर उस पेपर में गलत इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। इसका रीजन क्या है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए हमें सीखना क्या है कि कैसे जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, एक्सरे प्लेट बोलिए, ईसीजी का ग्राफ बोलिए, उसको पढ़ना कैसे है। उसको देख के हम लोग पैथोलॉजिकल स्टेट में है या फिर नॉर्मल एनाटॉमिकल स्टेट में है, इसको डिटरमाइन भी करना होगा हमें, तभी हम प्रॉपर मतलब पेशेंट को देख पाएंगे। तो इस पिक्चर में अगर ऐसा मिलेगा तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये हार्ट नॉर्मल साइज है या फिर हाइपरट्रॉफी हुआ है। और ये केस बहुत कॉमन है, आपको अक्सर मिलेगा, 8 आउट ऑफ 10 केसेस में आपको ऐसा मिलेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। जैसे हाइपरट्रॉफी हुआ, ठीक उसी तरह होता है हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा था, सेल जो था वो साइज में बड़ा हो रहा था, अमाउंट में नहीं। मतलब मान लीजिए 10 आदमी था, वही 10 आदमी मोटा हो गया, और मोटा होने के कारण अब बहुत ज्यादा ले रहा है। लेकिन हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, मेरे पास पहले 10 आदमी था, अभी वहां पे 100 आदमी आ गया। अब 100 आदमी आने के कारण वहां पे जगह ज्यादा ले रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। वहां पे भीड़ बढ़ गया है। ये डिफरेंस क्लियर हुआ? हाइपरप्लेसिया में 10 आदमी था, वही 10 आदमी खा पी के एकदम सुमो बन गया, तो वो एक ज्यादा जगह ले रहा है, तो वो है हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेसिया है 10 आदमी था, वहां पे और भी 90 लोग आ गए, टोटल 100 आदमी हो गया। तो 10 आदमी जितना जगह लेगा उससे ज्यादा 100 आदमी लेगा। उसी तरह मान लीजिए एक ऑर्गन में 100 सेल्स प्रेजेंट है नॉर्मली, वहां पे 100 की जगह पे 1000 सेल्स बन गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाएगा, तो वो कहलाएगा हाइपरप्लेशिया। ये डिफरेंस क्लियर हुआ? यस सर। हाँ सर। अच्छा, अब हाइपरट्रॉफिक मतलब ये हाइपरट्रॉफी की तरह ही हाइपरप्लेसिया भी दो तरह से होता है, एक है फिजियोलॉजिकल नेचुरल और एक है डिजीज रिलेटेड। मैं एक एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं ब्रेस्ट डेवलपमेंट का। तो जब नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है प्यूबर्टी के टाइम या फिर प्रेगनेंसी के टाइम, तो वो नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें मेमोरी ग्लैंड का साइज बड़ा होता है, वहां पे सेल्स का अमाउंट बढ़ता है। लेकिन वही चीज जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो पैथोलॉजिकल स्टेट हो गया, वहां पर भी सेल्स का अमाउंट बढ़ रहा है, लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। तो हमें ये भी जानना होगा कि हाइपरट्रॉफी मतलब साइज में बड़ा होना या हाइपरप्लेशिया अमाउंट के बढ़ने से साइज बढ़ जाना, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, वो भी डिस्टिंग्विश करना है। इसीलिए हमें ये पैथोलॉजी पढ़ना या फिर जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो मान लीजिए कोई पेशेंट हमारे पास आया, वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, हमने दवाई देके उसको रोक दिया, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। या फिर वो पैथोलॉजिकल स्टेट हो रहा था, हमें सब पता नहीं चला, हमने सोचा कि वो नॉर्मल प्रोसेस है, तो भी डेंजर है। तो जो नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस की वजह से हाइपरप्लेशिया, एबनॉर्मल या फिर डिजीज की वजह से हाइपरप्लेशिया, इसके बीच में डिस्टिंक्शन कर पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने ये दो पिक्चर का एक एग्जांपल अभी मैंने दिया, और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त। मेंस्ट्रुअल प्रोसेस के वक्त ये जो यूटेरस के अंदर जो सेल्स होते हैं वो बढ़ने लगता है अमाउंट में, तो वो नॉर्मल प्रोसेस है, वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन
वहां पे अगर कोई कैंसर होता है या फिर सिस्ट होने लगता है तो वो पैथोलॉजिकल स्टेट कहलाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने दिया था एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, यहाँ पे है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। ये पिक्चर में देख पाएंगे कि यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है जो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो गया है, बढ़ गया है, क्योंकि वहां पे प्रोस्टेट का जो सेल्स है उसका अमाउंट बढ़ गया है। प्रोस्टेट में कैंसर हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे क्लियर हुआ डिफरेंस? স্যার আরেকবার বুঝিয়ে দেবেন স্যার জায়গাটা? हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी का नॉर्मल मेंस्ट्रुअल प्रोसेस हो रहा है तो वहां पे भी यूटेरस के अंदर बहुत सारे सेल्स बनते हैं। सेल्स का जो नॉर्मल अमाउंट है उससे सेल्स का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो वहां पे हाइपरप्लेशिया होगा। एंडोमेट्रियम, ये नाम थोड़ा भी बात डिफरेंस में रखिए। यूटेरस में हाइपरप्लेशिया हो रहा है, मतलब सेल्स का अमाउंट बढ़ रहा है, वो नॉर्मल होगा पीरियड्स के टाइम, मेंस्ट्रुअल प्रोसेस के टाइम। लेकिन मान लीजिए किसी को वहां पे कैंसर हो रहा है, कैंसर होने की वजह से सेल का अमाउंट बढ़ रहा है, तब वो नॉर्मल नहीं कहलाएगा, तब उसको हम लोग पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया कहेंगे। স্যার যখন ইউট্রাসে টিউমার ধরা পড়ে, ব্লিডিং খুব হয়, তখনও কি বলা যাবে এই যেটা আপনি বললেন? यूटेरस में अगर ट्यूमर डायग्नोस होता है तो वहां पे देखना पड़ेगा कि वो ट्यूमर किस वजह से है। वो ट्यूमर सिस्ट की वजह से है, वो ट्यूमर सॉलिड मतलब हाइपरट्रॉफी की वजह से हुआ है, या फिर वो ट्यूमर हाइपरप्लेशिया की वजह से हुआ है। ट्यूमर का मतलब ऊपर, मतलब যেটাকে বাংলায় বলি উঁচু হয়ে থাকা, ऐसे बम्प बना हुआ रहेगा, फुला हुआ, स्वेलिंग। ट्यूमर का मतलब है स्वेलिंग, ट्यूमर का मतलब कैंसर नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी का हम यहाँ पे इस तरह से फुला हुआ है, अब वो फुला हुआ बहुत रीजन से हो सकता है। उसके नीचे मेरा पानी भरा हुआ सिस्ट हो सकता है, उसके अंदर एक सॉलिड सेल हो सकता है, मतलब सेल का ही साइज बढ़ गया, ऐसा भी हो सकता है जितना अमाउंट ऑफ सेल्स है, मतलब हाइपरट्रॉफी हो सकता है वहां पर, या फिर सेल्स का अमाउंट बढ़ सकता है। বলছি যে যখন ওই টিউমারটা যখন মানে সেটা অপারেশন করা হয়, পরে যখন বায়োপসি রিপোর্ট হয় তখন তো অনেক সময় ক্যান্সার ধরা পড়ে না, সেই জায়গাটা দাঁড়িয়ে থেকে। हाँ, इसमें हम लोग आएंगे इसी टॉपिक के बारे में 2-3 दिन, मतलब 2-3 क्लास के बाद हम लोग इसमें क्लास करेंगे। अभी अगर बोलेंगे तो वो जो प्रोसेस हम लोग करते हैं, बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी की वजह से कैंसर होता है, हम लोग इसके रीजन में बाद में आएंगे। एक चीज मान लीजिए, अपने आप से ये सवाल कीजिए कि मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे एक कैंसर है, ऐसे यहाँ पे एक लंप है, उसको हम लोग कैंसर कह रहे हैं, हमने वहां से बायोप्सी के लिए लिया या फिर सर्जरी किया। गारंटी देके कोई कह सकता है कि वहां से एक सेल मूवमेंट होके अपने ब्लड स्ट्रीम में नहीं मिल गया, या फिर कोई गारंटी नहीं देगा না। तो हो सकता है वो वहां पे, हाँ, वो फैलने वाला कैंसर नहीं था, मेरे इंटरवेंशन की वजह से वो टूट के निकल गया। इसी वजह से जो भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं, आप देखिएगा बाद में वो रिकरिंग लौटेगा, लौटना ही है, और डिफरेंट जगह पे लौटे रहेगा। इसका रीजन यही है कि जब भी हम लोग सर्जरी करते हैं, सर्जरी में पढ़ेंगे हम लोग, जब भी हम लोग सर्जरी करते हैं तो क्या होता है, वहां पे जो सेल है जो एक जगह पे अटका हुआ था वो तो मैंने काट दिया, और वहां से एक या दो सेल मूवमेंट होकर सर्कुलेशन में घुल गया है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। या फिर मान लीजिए मैंने छुरी से काट दिया, सर्जिकल रिमूवल कर दिया, हम क्या 100% श्योर होके बोल सकते कि हमने लास्ट कैंसर सेल तक छांट के निकल दिया बॉडी से? না, এটা বলা যায় না। हम कभी नहीं कह सकते। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो रेडिएशन, ये सब जो प्रोसेस होता है, ये लेने के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, इसके बाद जब कैंसर आएगा और भी क्या कहेंगे डेंजरस फॉर्म में आएगा और डिफरेंट पार्ट्स में आएगा।